उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश का असर कुछ ऐसा हुआ कि वहां के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें टिहरी से भी सामने आई। जहां 3 दिन से आसमान से बरस रहे पानी ने ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे को इतना कमजोर कर दिया कि उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। जहां से कभी गाड़ियां गुजरती थीं, वहां से पानी किसी झरने की तरह गिरने लगा। लोगों के लिए मुश्किलें यहीं से खड़ी हो गईं। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। लेकिन आगे बढ़ना था तो उन्होंने जान खतरे में डालकर भी कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। मजबूरी में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी इसी तरह आगे बढ़े। लगातार लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे पगडंडी से होते हुए किसी तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं। केवल हाईवे के उतने ही हिस्से पर बारिश का असर नहीं हुआ, सड़क के दूसरे हिस्सों पर भी दरारें दिखी और जिस जगह यह हादसा हुआ उसके आसपास भारी मात्रा में मलबा बिखरा नजर आया, जिस वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। कुछ इसी तरह के हालात भारी बारिश के बाद देहरादून में भी लोगों के लिए खड़े हो गए। जब देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर बना एक पुराना पुल 2 हिस्सों में टूट गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें नीचे पानी बहता दिखा और ऊपर टूटी फूटी सड़क नजर आई। जो हिस्सा धंसा वहां कुछ गाड़ियां भी फंस गईं, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उस पर ट्रैफिक चल रहा था। हादसे के वक्त एक बस पलट गई तो सामान ढोने वाली एक गाड़ी के पहिए वहीं थम गए, जबकि एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल को कुछ लोगों की मदद से वहां से बाहर निकालने की कोशिश में जुटा दिखा। हाईवे से बाकी गाड़ियों ने इस मंजर को देखकर अपना रास्ता बदलने में ही भलाई समझी। बारिश के कहर से शहर के दूसरे इलाके भी नहीं बच पाए। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें तालाब में बदल गईं, आने जाने का रास्ता दिखना तक बंद हो गया। मकानों के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसने लोगों के रातों की नींद उड़ाकर रख दी। लोगों के मकान खतरे की जद में है। लोगों ने रात जो है जाग कर गुजारी है। एक दूसरे इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां नदी नालों के उफान पर आने से पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। ऋषिकेश के हालात भी कुछ ज्यादा नहीं दिखे। वहां भारी बारिश के बाद सोन नदी उफान पर आ गई, जिसमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम अपने काम में जुट गई। रेलवे ट्रैक और झाड़ियों के बीच से निकलकर एसडीआरएफ के जवान उस जगह पहुंचे जहां लोगों के फंसे होने की खबर मिली। पूरी तैयारी के साथ वो नाव के जरिए नदी के उस छोर तक पहुंचे जहां वो लोग फंसे थे। उन्हें बचाने के लिए एक रस्सी की मदद ली गई, जिसे पकड़कर उफनती नदी में फंसे 3 लोग किनारे तक आए। वहां के एक दूसरे इलाके में भी हालात खराब ही दिखे। बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। आदेश हो चुका है निकासी का, लेकिन उसके उपरांत भी सिंचाई विभाग ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों की जान पर भी खतरा पैदा हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पीठ पर बैग लादे एक बच्ची धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ती दिखी। और राज्य के हालात तब हैं जब वहां इस महीने बीते कुछ साल के मुकाबले कम बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में बीते 3 साल की तुलना में इस बार अगस्त में अभी तक 31 मिलीमीटर तक कम बारिश हुई। मतलब यह कि अगर राज्य में ज्यादा बारिश होती तो तस्वीरें और भी भयानक हो सकती थी। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1-2 दिन तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तराखंड में पिछले 4 दिन से भारी बारिश हो रही है और देहरादून में तो बादल भी फटा था, जिसकी वजह से नदियों में पानी की धार बहुत तेज थी, जिसमें देहरादून से ऋषिकेश जाने वाली सड़क पर बने एक पुल के खंभे भी बह गए। जबकि ऋषिकेश में ही चंद्रभागा नदी की धार दूसरी तरफ मुड़ गई। तो वहीं टिहरी में नेशनल हाईवे नंबर 58 का एक हिस्सा भी टूट गया, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना तो दूर, राहत और बचाव की टीमों को भेजना भी मुश्किल हो गया। पटना के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर केरल से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला केरल में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए लिया और पटना के रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के लिए काउंटर लगा दिए, जिसकी एक तस्वीर पटना रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां स्टेशन के अंदर ही कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई। इसके लिए वहां 3 काउंटर लगा दिए गए, जहां मौजूद कर्मचारियों को वहां आने वाली सभी ट्रेनों से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी और वो उसी हिसाब से तैयार रहेंगे। पटना जंक्शन, दानापुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा जंक्शन के साथ साथ पटना एयरपोर्ट पर केरल से आने वाले लोगों की जाँच की जाएगी। कोरोना जांच के लिए काउंटर के अलावा स्टेशन पर सख्ती बरतने के लिए पुलिस को भी वहां तैनात कर दिया गया। ट्रेन आएगी जो उसका इंफॉर्मेशन होगा उन लोगों का खास कर बताया गया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा और घर तभी भेजा जाएगा जब उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। सौभाग्य की एक बात है कि देश में कोरोना के जितने नए मरीज बीते 24 घंटों में मिले उनमें 30,000 से ज्यादा यानी 2/3 से ज्यादा केरल में ही है। इसलिए बिहार सरकार ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर केरल से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए अलग से टीमें तैनात कर दी। गुजरात के वलसाड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया।
वहां एक आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी नदी में उतार दी। बताया गया कि पुलिस शराब की अवैध ढुलाई के आरोप में उस गाड़ी का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी वहां की एक नदी पर बने पुल पर पहुंची, उसका ड्राइवर गाड़ी समेत नदी में कूद गया, जिसके बाद उस गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बाद में पुलिस ने उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले वहां कुछ लोग पानी में डूबी उस गाड़ी को बाहर लाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। पहले एक आदमी उस गाड़ी की छत पर पहुंचा और फिर उसे रस्सी की मदद से क्रेन से बांध दिया गया। धीरे धीरे क्रेन ने उसे बाहर निकालकर पुल पर रख दिया। इसी तरह एक मोटरसाइकिल को भी नदी से बाहर लाया गया, जो उस गाड़ी से हुई टक्कर के बाद नदी में गिर गई थी। सौभाग्य की बात है कि गुजरात जब से राज्य बना तभी से वहां शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब पीने के शौकीन वहां भी हैं जिनकी बदौलत अवैध शराब का धंधा चलता है। और उन्हीं धंधेबाजों की बनाई जहरीली शराब से 12 साल पहले गुजरात में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद वहां अवैध शराब से किसी की जान जाने पर दोषी को मौत की सजा का कानून भी लागू किया गया, जिसका डर वलसाड़ में दिखा, जहां अवैध शराब के साथ पकड़े जाने के डर से शराब के तस्कर ने कार समेत नदी में छलांग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक महिला के आत्मदाह मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़ित को खुदकुशी के लिए उकसाया था, जिसके बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई का पूर्व आईपीएस अफसर ने विरोध किया। वो पुलिस की गाड़ी में बैठने को तैयार ही नहीं दिखे। उनके परिवार वालों ने भी इस कार्रवाई पर ऐतराज जताया। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। ऐसे में जबरन उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठाया गया, लेकिन वो लगातार इस कार्रवाई का विरोध करते रहे। ये मेरी हत्या कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप कराने के बाद अमिताभ ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान श्री अमिताभ ठाकुर सेवानिवृत्त आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। सवाल उठे तो बीजेपी भी समाजवादी पार्टी को जवाब देने से नहीं चूकी। आखिरकार ये अखिलेश यादव जी की कौन सी नीति है जिसमें वो रेप विक्टिम के साथ खड़े होने के बजाय रेप के आरोपियों के साथ खड़े होते हैं? बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई, बल्कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली महिला ने फेसबुक लाइव में भी अमिताभ ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि यूपी की जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की शह पर रेप के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को बचाने में उन्होंने मदद की थी। बताया गया कि इन्हीं आरोपों की जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके बाद अमिताभ ठाकुर पर केस दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ महिला ने आत्मदाह करने से पहले गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें महिला ने दावा किया कि उसका बलात्कार करने के आरोपी बीएसपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने फर्जी सबूत जुटाए, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें इसी साल जबरन रिटायर भी किया गया था। और अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे, जिसके लिए उन्होंने अधिकार सेना नाम की पार्टी बनाने और गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। बिहार के कटिहार से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मछली मारने के मुद्दे पर दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इस मारपीट में दोनों पक्षों के कुछ लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, क्योंकि मछली मारने का मामला इतना बढ़ गया कि वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर उन लोगों ने जमकर लाठियां चलाईं, जिससे जितना बन पाया उसने सामने वाले को उतना मारा। हंगामे के दौरान एक शख्स को जैसे ही सिर पर सामने से लाठी लगी, वो सड़क पर गिर गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को अपना दम दिखाने में पीछे नहीं रहे। हंगामा इतना बढ़ गया कि यह मामला पुलिस तक पहुंचने में भी देर नहीं लगी। बताया गया कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस हमले में जिन लोगों को चोटें आईं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कटिहार जिले के बहुत से गांव गंगा नदी की बाढ़ में डूबे हैं, जिनमें नेशनल हाईवे नंबर 31 के किनारे बसा ये गांव भी है। और अब बाढ़ पीड़ितों के सामने भूख मिटाने की चुनौती है, जिसके लिए कुछ लोग जहां मौका मिला वहां मछली पकड़ने लगते हैं, जो गांव में मारपीट की वजह बन गए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां सरकारी अस्पताल के परिसर में रूमाल बेच रही एक महिला के साथ बदसलूकी की गई। बताया गया कि किसी बात पर अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ उस महिला की बहस हो गई।
जिसके बाद वो डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर अस्पताल परिसर से बाहर ले जाने लगा। उसने वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को इशारे से बुलाया, लेकिन तभी वो महिला जमीन पर गिर गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उस डॉक्टर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो उस महिला को घसीटने लगा। वो इसी तरह उसे कुछ दूर ले गया और एक कार के पास जाकर छोड़ दिया। ये देख वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे। हालांकि इसके बावजूद कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद अस्पताल का एक सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचा। उसके पीछे कुछ और लोग भी उसके पास गए। उन सब ने मिलकर उसे जमीन से उठाना चाहा, लेकिन वो बेसुध वहीं पड़ी रही। सौभाग्य की बात यह कि गांधीनगर के सिविल अस्पताल के जिस डॉक्टर पर रुमाल बेच रही महिला को घसीटकर बाहर करने का आरोप है, वो हड्डी रोग विभाग के प्रमुख बताए जा रहे हैं, जिनकी हरकत का वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार पर एक और बड़ी कार्रवाई हुई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी के नाम से बने गोदाम को जोड़ने वाली सड़क को तोड़ दिया गया। आरोप है कि यह सड़क मुख्तार अंसारी के जरिए अवैध जमीन पर बनाई गई थी, जिसके खिलाफ गाजीपुर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की टीम सबसे पहले नंदगंज पहुंची और मुख्तार अंसारी के गोदाम को जोड़ने वाली सड़क को तोड़ना शुरू कर दिया। अवैध तरीके से बनवाई गई इस सड़क को तोड़ने के लिए खुदाई करने वाली 2 मशीनें लगाई गई, जो उस सड़क का नामो निशान मिटाने में जुट गई। कुछ ही देर में उस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। जमीन पर अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था अपने गोदाम को मुख्य मार्ग से कनेक्ट करने के लिए। बताया गया कि सड़क से पहले इस जगह पर एक सरकारी तालाब था। सौभाग्य की बात है कि गाजीपुर जिले के गांव में मुख्तार अंसारी की पत्नी और उसके 2 भाइयों के नाम पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का गोदाम है, जहां तक जाने के लिए सड़क बनाने के लिए मुख्तार अंसारी ने सरकारी तालाब को पटवा दिया, जिसकी जानकारी अब जाकर प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने सड़क उखड़वा दी, जबकि गोदाम को नहीं तोड़ा गया क्योंकि वो मुख्तार अंसारी के नाम पर नहीं है। पंजाब कांग्रेस की कलह फिर से आला कमान का सिरदर्द बन गई। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि अब तक अपने सलाहकारों पर घिर रहे सिद्धू ने खुद आला कमान पर निशाना साधने की कोशिश की और फैसले नहीं लेने देने पर ईंट से ईंट बजाने की बात बोल दी। उनका यह बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह के डिनर के उस कार्यक्रम के बाद आया, जिसमें 58 विधायकों को बुलाकर अपनी उन्होंने ताकत दिखाई दी। इस बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत इस कोशिश में जुट गए कि किसी तरह दोनों नेताओं में सुलह हो जाए, लेकिन सिद्धू और कैप्टन दोनों पीछे हटते नहीं दिख रहे। वैसे खबर है कि आला कमान के दबाव की वजह से सिद्धू को अपने एक सलाहकार से अलग होना पड़ा, लेकिन अब सिद्धू ने इशारों में आला कमान को चुनौती देकर फिर से विवाद बढ़ा दिया। कोरोना के नए मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद दिल्ली में शर्तों के साथ स्कूल फिर से खुलेंगे। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक अहम बैठक में स्कूलों को कई चरणों में खोलने का फैसला लिया गया। पहले चरण में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल और कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जबकि सूत्रों के मुताबिक इसके अगले हफ्ते यानी 8 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के छात्र स्कूल जा सकेंगे। हालांकि जो भी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे वहां कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी होगा। यही नहीं, किसी भी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल आने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। यानी अगर बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं तो स्कूल बच्चों पर आने का दबाव नहीं बनाएंगे और न ही उन्हें गैर हाजिर माना जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए पहले की ही तरह ऑनलाइन क्लास की सुविधा जारी रहेगी और सब कुछ ठीक रहा तो छोटे बच्चों के भी स्कूल जाने पर आने वाले दिनों में फैसला हो सकता है।